ठीक है जी, हम बात कर रहे थे एसोसिएशन के ऊपर कि भाई एसोसिएशन की क्या क्या कहते हैं, एसोसिएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें या क्या क्या उसका पैटर्न है या किस पैटर्न पर उसको प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंटेशन क्या है। सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और अदर इनकम उसमें क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी। अच्छा जी, अदर इनकम ऐड होने के बाद ये टोटल आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर इसमें से लेस करेंगे आप क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे आप एडमिन एक्सपेंसेस। ये दो एक्सपेंसेस क्या होंगे, इसमें से माइनस होंगे। आप इनका सम कर देंगे, तो सम जब इसमें से क्या होगा, माइनस होगा, तो आपके पास एक प्रॉफिट आएगा, उसको आप बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप लेस करेंगे क्या, फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज में क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, बैंक चार्जेस आते हैं। तो आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से लेस करेंगे आप क्या, टैक्सेशन। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहां तक, इसके बाद क्या करते हैं, अब इसमें ऐड करते हैं। ऐड व्हाट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको हम बोलते हैं OCI, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो अगर अपवर्ड रीवैल्यूएशन हो रही है जिससे सरप्लस क्रिएट हो रहा है, वो आप क्या करेंगे, इधर ऐड करेंगे। और अगर डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन हो रही है, इससे सरप्लस क्या हो रहा है, डिक्रीज तो क्या करेंगे, उसको आप लेस कर देंगे। अब जो आंसर आएगा नीचे, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे टोटल उसको हम नाम देंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। ठीक है, जिसको हम नाम देंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। अब ये समझने की जरूरत है, देखिए जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं, असल में उसमें दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट्स। वो दो कंपोनेंट्स क्या है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, इस चीज को समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो ये जो आपके पास सेल से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। और उसके बाद जो ये कंपोनेंट है आपका, इसको आप बोल रहे हैं OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्लस OCI इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो आमतौर पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का लफ्ज जो बोला जाता है ना, वो बोला जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्लस OCI मिलाकर। लेकिन हम क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, अब तक तो आपके सामने OCI का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम हेडिंग लगाते हैं आमतौर पर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम contains two statements. One is called statement of profit and loss account, other is called statement of other comprehensive income. अगर हम प्रॉफिट लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मिलाएं तो हम कहने कहेंगे उसको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी।
क्या यहाँ तक बात समझ में आती है आपको कि भाई आपकी प्रॉफिट लॉस की प्रेजेंटेशन क्या हो? जवाब दें बेटा सब लोग, रिस्पॉन्स करें बेटा सब लोग। क्या आपको समझ में आया कि भाई आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है और आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है? अब ये बताइए, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये डेप्शन चार्ज करने के बाद होगा या डेप्शन चार्ज करने से पहले होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा वो डेप्शन चार्ज करने के बाद होगा या डेप्शन चार्ज करने से पहले होगा? बाद होगा, गुड। इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करने के बाद होगा, इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करने के बाद होगा। इसका मतलब अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे करता हूं तो यहाँ पर आके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाती है और उसके बाद अब उसमें क्या ऐड होना है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अब मैं जो एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा एसओसीआई के, उसमें सिर्फ मैं दो चीज दिखाऊंगा, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जहां पर आके मेरा प्रॉफिट लॉस एंड होगा, उसमें खाली मैं आपको इफेक्ट सिखाऊंगा कि आपको प्रॉफिट निकालना आता है, तो प्रॉफिट लॉस तक का काम तो करना आपको आता है। अब आपको उसमें एक नई चीज ऐड करनी है, वो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और उसको उसी का पार्ट बनाना है ताकि क्या निकाल सकें आप? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और फिर उसको ट्रांसफर करना है कहां पर? इक्विटी के अंदर। ये हमारा आज का टास्क है और ये समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये सारी बेस रखी है दोबारा से कि भाई आपको सीखना क्या है? आपको सीखना है कि एसोसिएट के एक्सट्रैक्ट कैसे बनेंगे, ठीक है ना? तो मैं आगे बढ़ता हूं इसको। देखिए बड़ा सब लोग तवज्जो से ना। अब सबसे पहले जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखनी है वो क्या है? सबसे पहले लगाएंगे, ये आप कॉपी करना शुरू कर दें। ये आपकी कॉपी का एक पेज होगा, कंपनी नेम, ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है? टू 2015, 2014, 2013, 2012 and 2011 रुपीस। यहाँ लिखा नोट, यहाँ लिखा एसेट्स, और एसेट्स में कौन से एसेट्स? नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट में सबसे पहले कौन से एसेट आएंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और यहाँ दे दिया मैंने नोट नंबर 3 कि भाई अगर किसी को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तफसील देखनी है तो वो नोट नंबर 3 में जाके देखे। उसके बाद एक और सेक्शन दिखाया, इक्विटीज एंड
लायबिलिटीज। ठीक है जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी है। रिटेन अर्निंग्स इक्विटी है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, ओके। ये आपके सामने मैंने एसओएफपी का एक क्या कहते हैं, एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए मैंने एक जो हमारी एग्जाम्पल थी तला बेटा, उसमें कोई करंट एसेट था? आप मुझे बताइए। जो हमने रीवैल्यूएशन वाली एग्जाम्पल की थी उसमें इक्विटीज थी। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या? एक्सट्रैक्ट का मतलब हम उतना ही पोर्शन दिखाएंगे जितना हमारे पास डेटा अवेलेबल था। ठीक है चला, ओके ना। उसके बाद अगला पेज देखिए आप। यहाँ लिखा मैंने कंपनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st December 15, 14, 13, 12, 11। भाई आप सबको पता होना चाहिए हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें ऐड कर रहा हूं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी। और जो हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। और जब हम इसको टोटल करेंगे यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा हमारे पास बेटा? ये कहलाएगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, तो समझ लें जरा, ये भी एक्सट्रैक्ट है। इसका मतलब क्या है? सेल्स से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक का जो पोर्शन है उसमें सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। का मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद है। ये सिर्फ हम तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड तैयार कर रहे हैं ताकि हम एक्सट्रैक्ट बना सकें। क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो पिछली वीडियोस के अंदर हमने जिस जिस क्वेश्चन को हमने एग्जाम्पल बनाया रिवैल्यूएशन मॉडल की, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे, उसी क्वेश्चन के डेटा को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। चलें जी, अगले पेज पे गए। अच्छा, अगले पेज पे लगाई हमने हेडिंग कंपनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी।
for the year ended 31 दिसंबर। ठीक है जी। दो इक्विटी है हमारे पास डेटा में, रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग्स और टोटल। ठीक है, ठीक है जी। अभी आपके सामने सब चीजें बनती चली जा रही हैं। अब उसके बाद लास्ट वन, अब वो क्या है? कंपनी नेम, नोट्स टू द accounts for the year ended 31 दिसंबर, और यहाँ पे नोट नंबर डाल दिया आपने। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। टू 2015 2013 2012 एंड 2011। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या जनाब, कॉस्ट और रीवैल्यूएशन as on 1st January less accumulated depreciation as on 1st January, क्या मिल जाएगा? WDV as on 1st January। उसके बाद एडिशंस एट कॉस्ट, हमेशा एडिशन किस पर होगा? कॉस्ट पर होगा। डिस्पोजल्स एट WDV, revaluation impairment depreciation। ये सब कुछ आप जब चार्ज करेंगे तो ये सब कुछ चार्ज करने के बाद क्या मिलेगा आपको? WDV मिलेगी। WDV as on 31st December। यानी इस नोट में हम WDV मूवमेंट दिखा रहे हैं कि ओपनिंग WDV क्लोजिंग WDV में किस तरह कन्वर्ट हो रही है साल के एंड तक। ठीक है, उसके बाद आपको इसको रिकंसाइल करना है।
किस चीज से, एक और तरीके से। ये जो WDV आएगी ये बराबर आनी चाहिए किसके, इसकी होगी एक रिकंसिलिएशन। और वो कैसे होगी, आप लिखेंगे कॉस्ट एज ऑन कॉस्ट और revaluation as on 31st December less accumulated depreciation as on 31st December। तो क्लोजिंग कॉस्ट के बैलेंस से या क्लोजिंग रिवैल्यूएशन के बैलेंस से, जब क्लोजिंग जब क्लोजिंग कॉस्ट के या क्लोजिंग रिलेशन के बैलेंस से लेस करेंगे क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन को, तो आंसर आएगा वो क्लोजिंग WDV के बराबर आएगा। तो इस तरह WDV से रिकंसाइल हो जाएगा। इट मींस यहाँ जो आंसर आएगा ऊपर वाले आंसर के बराबर आएगा। ठीक है जी, अब देखें, शुरू करें क्वेश्चन को बेटा। ये तो एक स्पेस तैयार कर दिया हमने, रिकॉल करें जरा। तो स्टार्ट करते हैं जरा तवज्जो से बेटा। ये तो आप बनाते रहेंगे, ये मैंने आपके सामने स्केच बना दिया। एक काम करें, पहले इस स्केच का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, सब लोग इन तमाम स्केच का ब्लैंक, यानी जिसमें जिसमें कोई वैल्यूज नहीं है, ताकि आपको आइडिया हो जाए जनाब के सोल्यूशन स्पेस किस तरह तैयार करते हैं पेपर में। सोल्यूशन के लिए जो स्पेस चाहिए होता है, सोल्यूशन के लिए जो ग्राउंड चाहिए होता है, वो ग्राउंड किस तरह तैयार होता है एग्जाम में। बाज़ दफा स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन नहीं आ रही होती, तो एक काम कर लें, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इन तमाम क्या कहते हैं ब्लैंक जो फॉर्मेट्स बने हुए इनके। हाँ भाई जाऊं पीछे, लेके जा रहा हूँ बेटा। ये भी ले लें आप, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी। इसको फिल करेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। एसोसीआई वाले पेज पे आ गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और ये SOFP वाले पेज पर आ गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। दोबारा देखते हुए चलें भाई। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ठीक है। और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स। नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखें आपको, ये तो आप सबने पास रजिस्टर में निकाल लें, वो क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। और जो भूल गया वो पिछली वीडियो को रेफर कर, जिसकी मैंने एंट्रीज बनाई थी वही क्वेश्चन मैं अब ला रहा हूँ यहाँ पर। 1 जनवरी 2011 को हमने ₹1,00,000 से मशीन परचेज की थी। हमने 1 जनवरी 2011 को एंट्री पास की मशीन अकाउंट डेबिट 1,00,000 से, कैशिया बैंक क्रेडिट 1,00,000 से। हम पहुंचे 31 दिसंबर पर। 31 दिसंबर 2011 पर हमने उस ₹1,00,000 की मशीन को डिवाइड बाय 10 किया और हमने उस पर ₹10,000 की चार्ज की डेप्रिसिएशन। एंट्री बनी सर डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। 10,000 का डेप्शन चार्ज हुआ, ये इम्पैक्ट गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। 10,000 का कॉन्ट्रा क्रिएट हुआ जो कि एसेट की कॉस्ट से मैच होगा, उसको नेट कर देगा। WDV जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी, ₹90,000। यस और नो बोलिए, याद है क्वेश्चन सबको ये वाला? रिकॉल करते हुए चलें।
याद है क्वेश्चन सबको ये वाला? जवाब दें। अच्छा जी, सबको याद है, गुड। अब उसके बाद अब मुझे बताइए कि मैं फर्स्ट जनवरी 2011 दिख रहा है आपको? कॉस्ट और रिवर्शन वाले रो को कंटिन्यू करें और 2011 का कॉलम देखें, तो इसका मतलब ये होगा 1 जनवरी 2011 को हमारे पास मशीन अकाउंट में बैलेंस बीडी कितना था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। मतलब मशीन अकाउंट जो हमारे पास एक ही अकाउंट है और कोई अकाउंट नहीं है, ओवरऑल हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस बीडी कितना था? वो बता सकता है आप में से कितना बैलेंस बीडी था? बैलेंस बीडी कितना था? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। हाँ भाई, बैलेंस बीडी कितना था? हाँ जी, गलत जवाब बेटा। बैलेंस बीडी था ही नहीं, क्योंकि इस डेट पर कोई पिछले साल से सीडी, देखो बीडी वो होता है जो सीडी हुआ। हमने 2011 में मशीन परचेज की है, तो इसका मतलब क्या है जनाब, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक होगा, ब्लैंक। यानी 1 जनवरी 2011 को हमारे पास कोई बैलेंस बीडी नहीं है। अब 1 जनवरी 2011 को एडिशन होने जा रहा है, कितने का? 1 लाख। एडिशन मतलब इतने से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में इजाफा हो रहा है। इस क्वेश्चन में कोई डिस्पोजल नहीं था। इस साल 2011 में कोई रिवैल्यूएशन नहीं थी, 2011 में कोई इम्पेयरमेंट नहीं थी, और 2011 में हमने एसेट को डेप्रिशिएट किया कितने से? 10,000 से। तो बेटा डब्ल्यूडीवी कितनी आई? 90,000। सही है। अब मशीन अकाउंट क्लोज हुआ। अब 1 लाख रुपए क्या बन गया? मशीन अकाउंट का बैलेंस सीडी। तो इट मींस दैट 31 दिसंबर पर हमारे पास एसेट की कॉस्ट का बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपए। हमारे पास 10,000 की डेप्शन चार्ज करने के बाद अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी कितना है? 10,000 रुपए। और जब इन दोनों को मैच किया तो हमारे पास डब्ल्यूडीवी कितनी आ गई? 90,000 रुपए। तो ये रिकनसाइल हो गया, 90,000 की डब्ल्यूडीवी 90,000 से क्या हो गई? मैच हो गई। समझ में आई बात यहाँ तक आप लोगों को? बेटा जवाब दीजिए बेटा सब लोग प्लीज, सबका रिस्पॉन्स चाहिए होगा बेटा आप सबका, प्लीज। एडिशन समझ में आया? एडिशन का मतलब क्या? ये तो इस साल आया है ना। बीडी जब होता था वो पहले से मौजूद होता। अब ये अगले साल, इस साल सीडी बना है तो अगले साल क्या होगा? बीडी बनेगा ना बेटा। सबसे जवाब दरकार है, सब स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब इसको कहाँ ले जाएंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी 90,000 रुपए कहाँ रख दें आप? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू जो रिपोर्ट की 2011 में, वो कितनी रिपोर्ट की? 90,000। अब किसी को तफसील देखनी है तो नोट्स टू द अकाउंट के सेक्शन में जाए और नोट नंबर 3 देख ले। नोट्स टू द अकाउंट के सेक्शन में जाए और नोट नंबर 3 देख ले। समझ रहे बात को? तो डब्ल्यूडीवी कहाँ रिपोर्ट की? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तफसील किसी को देखनी है 90,000 कैसे आ रहा है, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हेडिंग्स लगा हुआ है सामने ही, और आगे नोट नंबर 3 दिख रहा है। और नोट नंबर 3 कहाँ मिलेगा? नोट्स टू द अकाउंट के सेक्शन में। और वहां जाके तफसील देख ले 90,000 कैसे आ रहा है। चाहिए बात समझ में आ रही है बेटा सबको? प्लीज क्विक रिस्पॉन्स दे, क्विक, सब लोग सब लोग। अच्छा जी, अब एक चीज जो मैं अज्यूम कर रहा हूं जो इससे पहले क्वेश्चन में नहीं थी, वो क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा सब लोगों को बोल रहा हूँ, जाग के सुन लीजिए जरा सब लोग। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उस क्वेश्चन में नहीं था, मैंने इस एक्सट्रैक्ट को बनाने के लिए अज्यूम किया है। मान लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 5 लाख रुपए, तो मैंने 5 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अज्यूम कर लिया। इस साल एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ, कोई सरप्लस नहीं है,
तो इसका मतलब आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपके प्रॉफिट लॉस एलिमेंट के बराबर कितनी, 5 लाख। ये आपने मुंतकिल करनी है कहाँ पर, इक्विटी में। उसके लिए हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2011 कितनी, 5 लाख। 5 लाख से हमारी इक्विटी बढ़ गई, और इस 5 लाख में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस है जो रिटेन अर्निंग में जाएंगे। इस 5 लाख में कोई सरप्लस वगैरह मौजूद नहीं। टोटल करेंगे, बोलेंगे बैलेंस ऑफ इक्विटी एज ऑन 31 दिसंबर 2011। तो 31 दिसंबर के एंड पर हमारी इक्विटी का बैलेंस 5 लाख है। ठीक है जी, जवाब दीजिए बेटा। इसको दिखाएंगे कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल में गए आप, सरप्लस मौजूद नहीं है हमारे पास, और रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 5 लाख, जो कि क्रिएट हुआ इस साल का प्रॉफिट ट्रांसफर करने से। ये हमारा 1 साल का एक्सट्रैक्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसको कंप्लीट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो बोलिए, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। जवाब दीजिएगा बेटा सब लोग। इस एक्सट्रैक्ट को कंप्लीट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा, सब लोग, अभी सब लोगों का रिस्पांस नहीं मिल रहा मुझे, या तो सब लिखने में मसरूफ हैं या सबको डिफिकल्टी हो रही है। बोलिए, क्लियर है बेटा यहां तक सब लोग? चले, अब बताइए सीडी क्या बनेगा, बीडी। मशीन अकाउंट क्लोज हुआ था 1 लाख पर, अब रीओपन होगा कितने पर, 1 लाख पर। तो अब 1 जनवरी 2012 पर मशीन अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना है, 1 लाख रुपए। अक्यूमुलेट डेप्शन कितना है, 10,000 रुपए। तो 1 जनवरी 2012 के स्टार्ट पर WDV कितनी है, 90,000 रुपए, जो किसी भी किस्म की रिवैल्यूएशन परफॉर्म करने से पहले। ऐसा ही है बेटा, इस साल कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, इस साल रीवैल्यूएशन है। अब बताइए इस WDV को हम कितने से इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहां पर थी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू 1,80,000, तो हम एसेट को 90 से 1,80,000 पे जम करवा रहे थे। तो हम एसेट की वैल्यू में कितने से इजाफा कर रहे थे, याद है क्वेश्चन आप सबको, 90,000। और 90,000 HCA था, HCA से जितना अब जाएंगे, HCA से जितना अब जाएंगे उतना इम्पैक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस पर। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने 90,000 से परफॉर्म की रीवैल्यूएशन। तो जब 90 मैंने यहाँ पे ऐड किया, जब 90 मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो ये एसेट के डेबिट वाली एंट्री है, रिवर्जन सरप्लस के क्रेडिट वाली एंट्री है। ये कौन सी एंट्री है, 90 में कहाँ ऐड कर रहा हूँ, एसेट में ऐड कर रहा हूँ। ये 90 में यहाँ पर इस वक्त रिवर्जन सरप्लस में ऐड कर रहा हूँ। ये मैं डेबिट वाली एंट्री बना रहा हूँ, क्रेडिट वाली एंट्री बना रहा हूँ। ये मैं मशीन अकाउंट के डेबिट वाली एंट्री बना रहा हूँ यार। मशीन अकाउंट 90 पर है, 90 में 90 का इजाफा करेंगे तो क्या होगा, मशीन अकाउंट 180 पर आएगा ना यार। ये तो डेबिट वाली एंट्री है, एसेट डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट बना, डेबिट वाली एंट्री। क्रेडिट वाली एंट्री तो कहां जाएगी, OCI में। तो 90 से एसेट डेबिट हुआ, 90 और 90 कितना हो गया, 180 हो गया। इसको डिवाइड बाय 9 किया, इसको डिवाइड बाय 9 किया तो क्या मिल गई, इस साल की डेप्रिसिएशन। इस साल कोई इंपेयरमेंट नहीं है। इस साल की डेप्शन कितनी मिली, 10,000 नहीं बेटा, 20,000। 1,80,000 डिवाइड बाय 9, 20,000। आप क्वेश्चन सामने रख लें वो वाला। 1,80,000 को हमने डेप्ट किया था 20,000 से, तो आंसर अब क्या आया था हमारे पास, 1,60,000। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द क्लोजिंग वैल्यू, मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है कितना, 20,000।
और WDV कितनी आ रही है? 1,60,000। इस 1,60,000 की WDV को हम कहाँ रिपोर्ट कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम गए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, हमने कहा 2012 के एंड पे जो WDV रिपोर्ट होनी है वो कितनी रिपोर्ट होनी है? 1,60,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस साल भी हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना अज्यूम किया? 5 लाख। अब बताइए सरप्लस कितने से क्रिएट हुआ? 90,000 से। उसको कहां दिखाया? OCI में। तो अब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी बनी? 5,90,000। ठीक है जी, 5 लाख आपका प्रॉफिट लॉस आइटम और 90,000 आपका रिवल्यूशन सरप्लस जो कि OCI में गया। ठीक है जनाब, उसके बाद आप इसको ले जाएं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी आप इक्विटी बढ़ता हुआ दिखाएं। हमने कहा जब हमारा साल शुरू हुआ, जो दिसंबर 2011 का क्लोजिंग बैलेंस इक्विटी का, वो 1 जनवरी 2012 का ओपनिंग बैलेंस है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड करेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2012। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2012। 2012 की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टोटल कितनी है? 5,90,000, जिसमें से 90 क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। याद है बेटा? और 5 लाख क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करेंगे रिटेन अर्निंग में, सरप्लस क्योंकि OCI है उसको इक्विटी वाले सेक्शन में ले जाएंगे। अच्छा जी, इस साल हमने डेप्शन कितनी चार्ज की? 20,000। चार्ज अगर रीवैल्यू ना करते तो कितने से चार्ज करते? 10,000 से। 10,000 की क्या आ रही है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। उस इंक्रीमेंटल डेप्शन का इफेक्ट दिखाना है, सरप्लस कम करके उसको ट्रांसफर कर देना है रिटेन अर्निंग्स पे। याद होगा आपको, तो हमने एंट्री बनाई थी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। क्या लिखे यहां पर? रियलाइजेशन, बिल्कुल। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 10,000 से सरप्लस डेबिट हुआ, सरप्लस में कमी आ गई। 10,000 से रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट हो गई, रिटेन अर्निंग में क्या हुआ? इजाफा हुआ। जो टोटल इक्विटी रिमेन्स अनचेंज। अब आप उसका बैलेंस निकाल लें। आप लिखें बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2012 कितना? 80,000। यहां पर कितना हो जाएगा? 1,10,000। टोटल कितना हो जाएगा? 1,90,000। इसको ले जाएं आप कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ जी, सरप्लस का बैलेंस कितना बचा हुआ है? 80,000। और रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना है? ठीक है जी, रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना है?
ठीक है जी, ये आपका 2 साल का SOFP कंप्लीट होता है बेटा। स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज अगर आपको याद हो तो सारे इफेक्ट आपको समझ में आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई डिफिकल्टी हो तो आप एंट्रीज के साथ इसको रिकॉल कीजिए सब चीजों। अच्छा जी, 2012 के एंड पर आपका मशीन अकाउंट का बैलेंस शीट 1,80,000 और 2013 के स्टार्ट पर BDV कितना 1,80,000। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस BD 20,000। एसेट की WDV 1,60,000 से ओपनिंग। जवाब दें। 2013 में एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी बेटा? 60,000। तो हमने क्या किया था, इसको 2 स्टेप में नीचे लाया था। हम एसेट की वैल्यू को 80,000 और 20,000 से नीचे लाए थे। 80,000 से हमने रीवैल्यूएशन खत्म कर दी थी और 20,000 से हमने एक तरह से चार्ज की थी इम्पेयरमेंट। याद है आपको? तो अब यहाँ पे 2 इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। हमने कहा भाई कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है। यस, रीवैल्यूएशन रिवर्स हो रही है कितने से? 80,000 से। और 20,000 की चार्ज हो रही है इम्पेयरमेंट। ये इफेक्ट लेने के बाद एसेट की WDV कितनी होगी? 60,000। उसको डिवाइड बाय 8 किया तो हमने उस पर चार्ज की 7,500 की डेप्रिसिएशन। इस तरह एसेट की WDV कितनी आ गई? 52,500। तो नाउ रीवैल्यू होने के बाद एसेट की WDV 60,000 थी, उसका कॉन्ट्रा 7,500 था अक्यूमुलेट डेप्शन, और WDV 52,500 थी, जिसको हमें कहाँ ले जाना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, अब आते हैं कहाँ पर बेटा? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर जरा और कीजिएगा और समझिएगा बताएं मेरे बारे। अच्छा ओके ना, उसके बाद अब यहाँ पर हमने प्रॉफिट अदम किया वही 5 लाख, लेकिन सरप्लस खत्म हो रहा है तो हमारी OCA नेगेटिव आ रही है। 80,000 से सरप्लस नेगेटिव रिवर्स हो रहा है ना। जब सरप्लस क्रिएट होता है इफेक्ट पॉजिटिव, तो सरप्लस रिवर्स होगा तो इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हमारी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी प्रॉफिट लॉस एलिमेंट पॉजिटिव है, OCA एलिमेंट नेगेटिव है, तो नेट इंपैक्ट जो है वो 4,20,000 के बराबर आ रहा है। इसको हम बोलेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब बड़े एहतियात की जरूरत है, जरा देखिएगा सब लोग, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो बैलेंस जो 31 दिसंबर 2012 पर है वही बैलेंस 1 जनवरी 2013 पर है। अब क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है टोटल? 4,20,000। ठीक है, अब इस तरह लिखें कि सरप्लस आप नेगेटिव लिखें और आप जो प्रॉफिट लॉस आइटम है वो जो जैसा पॉजिटिव है 5 लाख से वैसा लिखते हैं। इस तरह जब आप क्या करेंगे, रो का सम करेंगे तो प्लस का 500 और नेगेटिव 80 इम्पैक्ट 420 के बराबर ही पड़ेगा। तो 80 से 80 कैंसिल हुआ, ये तो हो गया नील बैलेंस, यानी सरप्लस मुकम्मल तौर पर रिवर्स हो गया। एसिड रीवैल्यूएशन से नीचे आ गया। ये बैलेंस बनेगा 1,510,000 और ये बैलेंस भी 1,510,000 ही आना चाहिए। अब क्योंकि कोई सरप्लस नहीं है तो कोई इंक्रीमेंटल डेप्शन नहीं आएगी, तो 1,510,000 को ले जाइए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सरप्लस का बैलेंस खत्म हो गया।
और ये 1,510,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद जब आपने 14 शुरू किया तो आपके एसेट की जो मशीन अकाउंट का बैलेंस था वो 60,000 था सीडी। उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रा जो था वो 7,500 का था और डब्ल्यूडीवी जो थी वो 52,500 थी। इस डब्ल्यूडीवी को आपने जम करवाना था 77,000 पर, लेकिन आप जानते हैं 77,000 पे जम करवाते वक्त आपने कुछ इम्पैक्ट्स लिए थे। तो आपने 24,500 से इम्पैक्ट लेना था, 24,500 से एसेट को बढ़ाना था। तो आपने 24,500 से जो इम्पैक्ट बढ़ाना था उसमें 17,500 से तो आपने इम्पेयरमेंट रिवर्स की और 7,000 से एसेट को रीवैल्यू किया। तो टोटल जो एसेट पे इम्पैक्ट आया वो इम्पैक्ट 24,500 के बराबर आया। अगर आपको याद हो 52,500 से कहाँ लेकर गए थे हम एसेट को 77,000 पर। तो 52,500 से लेकर जो इम्पैक्ट था 70,000 तक का वो एचसी के बराबर था और उतना इम्पैक्ट गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और उससे अबव जो 70 से अबव था 77 तक वो इम्पैक्ट गया रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। अब आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा इस तरह एसेट की डब्ल्यूडीवी ये एंट्री बनने के बाद कितने हो गए 77,000। एडिशन तो कोई नहीं है इस साल, नया कोई एसेट परचेज नहीं किया, कोई डिस्पोजल नहीं है। 77,000 को डिवाइड बाय 7 किया तो इस साल की डेप्शन कितनी आ गई 11,000। ठीक है जी। तो यहाँ पर बचा बैलेंस 66,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट 77,000 रीवैल्यू होने के बाद, और उस पर सब्सिक्वेंट अक्यूम डेप्शन कितनी चार्ज की गई है 11,000। डब्ल्यूडीवी कितनी आ गई 66,000। इस डब्ल्यूडीवी को रिपोर्ट किया कहां पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है जी। अब चलते हैं कहां पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के ऊपर। लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फर्स्ट कर लेंगे जनाब। यहाँ भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना अज्यूम किया हमने 5 लाख। जो 17,500 का इम्पैक्ट है वो इस 5 लाख में मौजूद है। सरप्लस जो क्रिएट हुआ वो 7,000 का इम्पैक्ट जाएगा ओसीआई। इम्पेयरमेंट चार्ज हुई, इम्पेयरमेंट रिवर्स हुई, सारे इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अलावा जो इम्पैक्ट है 7,000 का सरप्लस क्रिएट होने वाला वो इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी लिखी हमने 5,07,000। इसको ले गए हम कहाँ पर बेटा, इसको ले गए हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। ठीक है, क्या लिखा हमने यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फोर ऑन 14 कितनी 5,07,000, जिसमें 7,000 का सरप्लस क्रिएट हुआ और 5 लाख गए रिटेन अर्निंग्स। इस साल आपने डेप्शन चार्ज की थी 77,000 डिवाइड बाय 7, आंसर आया था 11,000। यानी आपने 1,000 की इजाफी डेप्शन चार्ज की थी। तो इसका इंक्रीमेंटल डेप्शन का इफेक्ट ट्रांसफर करता है।
ठीक है, तो 1000 से आपने एंट्री पास की, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, 1000 से रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, इसका टोटल इम्पैक्ट इक्विटी पे कुछ भी नहीं है। अब इसका बैलेंस निकाल लीजिए, यहाँ बैलेंस बचेगा आपके पास 6000। यहाँ बैलेंस बचेगा आपके पास 2 मिलियन 11,000। यहाँ आपके पास आंसर आएगा 2 मिलियन 17,000। ठीक है जी, अब क्या बचा, लास्ट ईयर बच गया बेटा आपके पास। तो अब वो रिपोर्ट भी तो करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको रिपोर्ट कर दें भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, कि जब आपने 2014 एंड किया तो 14 के एंड पर कितना बैलेंस था सर? सरप्लस था 6000 रुपए का, और रिटेन अर्निंग्स थी 2 मिलियन 11,000। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हुआ था, और अब क्या करें जनाब, जो हमारा बैलेंस सीडी था 77,000, वो इस साल का बनेगा बैलेंस बीडी, और हमारा बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बीडी कितने से था? 11,000 से। डब्ल्यूडीवी कितनी आई? 66,000। और अब हमने इस 66 को, जो कि ऑलरेडी एचटीए से 6,000 अबव था, इसको पहुंचाया हमने कहां पर? 1,20,000 पर फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो 66,000 को हम जब पहुंचाएंगे 1,20,000 पर, तो हम एसेट की वैल्यू में कितने से इजाफा करेंगे? 54,000 से। और वो पूरा इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अबव एचसीए। 120 बनाया, 120 को डिवाइड बाय 6 किया, मिल जाएगी इस साल की डेप्रिसिएशन 20,000। तो आपको डब्ल्यूडी मिलेगी कितनी? 1,00,000 रुपए। तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर है, 1,20,000, और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है? 20,000, और डब्ल्यूडीवी कितनी आ रही है? 1,00,000। इस 1,00,000 को आपने कहाँ रिपोर्ट कर दिया? सीधा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, यहाँ पर जो अमाउंट रिपोर्ट हुआ है वो कितना रिपोर्ट हुआ है? 1,00,000। अब बारी आएगी किसकी बेटा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने प्रॉफिट वही अज्यूम किया, आफ्टर टैक्स 5,00,000। सरप्लस कितने से क्रिएट हुआ? 54,000 से। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 554,000। इसको ले गए कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में क्या लिखा आपने? टोटल
ठीक है जी। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी लिखी है आपने? 54,000। उसमें आपका इनकम जो प्रॉफिट लॉस आइटम है वो कितना है? 5 लाख। और आपका सरप्लस का इफेक्ट कितना है? 54,000। इस तरह 6,000 का सरप्लस पहले ही मौजूद था। अब सरप्लस कितना हो गया? 60। इंक्रीमेंटल डेप्शन कितनी आ रही है? 10,000 से। तो 10,000 आपने डेबिट किए रीवैल्यूएशन सरप्लस से, 10,000 आपने क्रेडिट किए रिटेन अर्निंग्स में। टोटल इक्विटी बेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल निकाल लीजिए बैलेंस। ये कहलाएगा बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2015। यहाँ बैलेंस बचेगा आपके पास 50,000। यहाँ आपके पास बैलेंस बचेगा 2,521,000। और यहाँ बैलेंस आएगा 2,571,000। और इसको ले जाएं कहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 50,000 का सरप्लस बचा हुआ है और 2,521,000 का बैलेंस है किसका? रिटेन्ड अर्निंग्स का। तो जनाब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जवाब दीजिए बेटा। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें। ना समझ में आए तो इसकी रिकॉर्डिंग देखें, लेकिन इसको करने के लिए पहले आपको सारी जर्नल एंट्रीज रिवाइज करना जरूरी है, एक एक करके। ठीक है जी। तो इसको स्टॉप कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आप इसको दोबारा रिकॉर्डिंग में देखिएगा लाजमी सब लोग। कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो बता दीजिए प्लीज जल्दी से। हाँ बेटा बस खत्म कर रहा हूँ। कोई स्क्रीनशॉट लेना तो बता दें बेटा। ओके, क्लियर है सबको? आया समझ में? SOFP, SOCI, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स, ये 4 चीजें बनाई। चले ओके जनाब, ठीक है बेटा, इसको मैं एंड करता हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।